जो सेशन रहा उसमें कोई देर से या कोई मतलब कोई जल्दी जुड़ा था, तो बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। और हर लोगों को बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नई नज़र आएंगी, ठीक है। संतोष चौधरी सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज़ अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो कल जो हमने चीज़ें पढ़ी है मार्केट में, देखिए सबसे बड़ी चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कल अदानी पोर्ट का चार्ट लिया था हमने, उसको एनालाइज करने की कोशिश की थी। तो हर रोज़ एक ही चार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हर चार्ट में जो प्राइस होता है, स्ट्रक्चर पैटर्न जो होता है वो अलग तरह का होता है, ठीक है। तो ये है एक्सिस बैंक का चार्ट। मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चार्ट खोल लूँगा यहाँ पे पढ़ाई के दौरान, या फिर आप लोग बोल दोगे तो वो भी चार्ट हम यहाँ पे एनालाइज करने के लिए, पढ़ाने के लिए ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्री मतलब तैयारी करके आ रहा हूँ यहाँ पे, पहले से कोई तैयारी करके नहीं आ रहा हूँ मैं। जो भी है दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यूनिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कंटेंट है इसका एक भी हिस्सा आपको कहीं यूट्यूब पर मिल जाए तो मुझे बता दीजिए, आपको गलती से भी ढूंढने पे कहीं नहीं मिलेगा। तो थोड़ा केयर कीजिए सीखने के लिए और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही चार्ट के ऊपर, कोई बता पाएगा मुझे? चार्ट पे जो चीज़ें हैं, जो ये ब्यूटीफुल चार्ट नज़र आ रहा है, क्लीन चार्ट, ना पीछे कोई ग्रिड है, ना कोई इंडिकेटर है, और ना ही किसी तरह का कोई पैरामीटर्स लगा हुआ है, ठीक है। ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी किसी तरह की लाइन नहीं है। तो इस क्लीन चार्ट के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज़ें जो नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर, वो क्या नज़र आ रही है? आप ट्रेंड देखना। नहीं नहीं, ट्रेंड स्ट्रक्चर वो छोड़ दीजिए, आपको इस चार्ट के ऊपर क्या नज़र आ रहा है? तो इस चार्ट के ऊपर प्राइस है, राइट। इस चार्ट के ऊपर प्राइस है जो कि इस कैंडल के जरिए वो फॉर्म होते हुए हमें नजर आता है, ठीक। तो उस प्राइस को हमें इस कैंडल के जरिए रीड करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस प्राइस को इस कैंडल के जरिए हमें रीड करना है, और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है वॉल्यूम, ठीक है। इस वॉल्यूम को हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पर इस पढ़ाई के दौरान। ये हिस्टोग्राम किया है, कॉलम्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा ब्रॉड नज़र आए आप लोगों को, ठीक है। तो ये वॉल्यूम और प्राइस, मार्केट में इससे अलग तीसरी जो चीज़ है ना वो कुछ भी नहीं है। प्राइस एंड वॉल्यूम। बहुत से लोग हैं, 100 में से 99% लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम जो होता है चार्ट के ऊपर होता ही नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी चार्ट हो, चाहे वो चार्ट हो सकता है ये बार चार्ट हो, या फिर लाइन चार्ट हो, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी चार्ट हो, उनके चार्ट के ऊपर आप लोगों को जो है वो वॉल्यूम नज़र ही नहीं आएगा, आप लोगों को सिर्फ इंडिकेटर्स नज़र आएंगे, ठीक है। जो इंडिकेटर्स होते हैं इस तरह के, ये ऐसे कोई इंडिकेटर आप लोगों को इस चार्ट के ऊपर नज़र आएंगे। समझो ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज है, उसके बाद हमने सुपर ट्रेंड लगा दिया, ये सुपर ट्रेंड लग गया। उसके बाद हमने बॉलिंजर बैंड लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये बॉलिंजर बैंड लगा दिया। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, बस आप बताइए मुझे, आप लोगों को कैंडल नज़र आ रही है ये इंडिकेटर्स लगाने के बाद? मतलब प्राइस जो है वो प्राइस नज़र आ रहा है, या फिर आप उसको पढ़ पा रहे हो?
आपको प्राइस के साथ जो है दोस्ती करनी है, तभी आपको वो बताएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और वही तो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें स्टॉक बताए, हमने जिस स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है वो स्टॉक हमें चिल्ला चिल्ला कर ये बोले कि मैं कल ऊपर जाना चाहता हूँ या मैं कल नीचे गिरना चाहता हूँ। ठीक है। या फिर मेरा जो ओवरऑल ट्रेंड रहने वाला है, मेरी दिशा रहने वाली है, ये ऊपर की तरफ रहने वाली है या फिर नीचे की तरफ रहने वाली है, या फिर मैं साइडवेज रहूँगा। तो हर चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है अगर आप उतनी प्रैक्टिस और लगन से मेहनत करते हो तो, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाए तो। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, और हर छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को सिखाकर छोड़ दिया जाएगा ऐसा नहीं है, आप लोगों को लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा हर चीज़ के लिए। हाँ, ट्रेड आप खुद निकालोगे और ट्रेड आप खुद करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं कॉल सर्विस कोई प्रोवाइड करता हूँ और आप लोगों को कोई फ्री में या पेड सर्विस है मेरी कॉल की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप लोग हैंडीकैप हो जाओगे और आप सिर्फ किसी के भरोसे ज़िंदगी भर, साल 2 साल या 6 महीने तक आप कॉल लेकर पैसा कमा भी लोगे तो ज़िंदगी भर के लिए उसके भरोसे आप बैठ नहीं सकते। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और यहाँ पे आपका इंटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका कोई इंटेंशन गलत ना हो। इंटेंशन का मतलब है कि आप जो भी कुछ सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका गलत इस्तेमाल ना करिए। अगर किसी को सिखाना भी है तो पहले खुद सीखिए, पहले खुद परफेक्ट बनिए, पहले खुद मास्टर बनिए किसी एक मेथड के अंदर। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे, और हर मेथड्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये प्राइस है, और उसके बाद वॉल्यूम, प्राइस एंड वॉल्यूम। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ज़िंदगी भर भूलनी नहीं है, और सिर्फ उन्हीं दोनों के साथ आपको दोस्ती करनी है। बाकी जो चीज़ें रहेंगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो उसके बाद आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो मुझे सवाल करिए। बहुत से लोग सवाल नहीं करते हैं, सवाल उठना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आज आज जो है हम zigzag जो होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमने सिग्निफिकेंट लेवल को कल पढ़ा था, सिग्निफिकेंट लेवल को मैं थोड़ा एक 10 मिनट में उसको फिर से दोहरा देता हूँ यहाँ पर। किसी भी दिन यहाँ पे आप लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में किसको कन्फ्यूजन है, प्लीज़ हैंड राइज करें या फिर सवाल करें। टाइम फ्रेम जो होता है उसके बारे में किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताए कि टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए हमें पढ़ाई के दौरान शुरू में। हाँ चिंतेश जी, चिंतेश ही नाम है क्या? हाँ प्रवीण चंदन जी बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अच्छे से। आप बेसिक हो या आपने मतलब कोई पढ़ा, पहले कोई क्लास किया हुआ है? ठीक है, तो फिर आपको कल से बेसिक का जो क्लास रहेगा वो उसमें आइए आप, 8 बजे से 9 बजे तक, 15 दिन के लिए रहेगा वो क्लास। मैंने वैसे ग्रुप पे सर मैसेज भी एक्चुअली डाल दिया है। मॉर्निंग मॉर्निंग 8 बजे या सर नहीं, शाम को रात में ही, रात रहेगा? में ही कंटिन्यू रहेगा, 8 से 9 बजे, ठीक है और 9 से 10:30 बजे ये वाला बैच। ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक हाँ। तो सबके पास कोई एक डिमैट अकाउंट होना कंपलसरी है, क्योंकि हम विद इन 1 मंथ के बाद जो है, आफ्टर 1 मंथ के बाद जो है वो ट्रेड करना शुरू कर देंगे आपस में। ठीक है। आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा,
ऐसा नहीं कि सिर्फ सिखा के छोड़ दिया, चार्ट दिखा दिया, सारी चीज़ें बता दी और आपको खुद को करना पड़ रहा है बाकी का सब। करना पड़ रहा है बाकी का सब, करना पड़ रहा है। प्लीज़ अपना माइक म्यूट पर रखिए, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इससे बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होती है बैच के अंदर, मतलब क्लास के अंदर। कोई सवाल करना हो तो आप उस वक्त माइक ऑन कर सकते हैं। आपके अगर पीसी का या लैपटॉप में अगर आप बैच मतलब क्लास कर रहे अटेंड कर रहे हैं तो उसका सिर्फ आप जो स्पेस का जो बटन होता है सिर्फ उसको भी दबा कर रखेंगे तो उतनी देर के लिए माइक ऑन रहेगा और फिर अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो माइक म्यूट पर रखिए प्लीज़। कोई सवाल करना हो तो ही आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट लेवल जो होता है, टाइम फ्रेम जो होता है वो डेली, ठीक है। टाइम फ्रेम का जो लॉजिक है हम अगले हफ्ते में उसको डिस्कस करेंगे पूरी तरह से कि हम 5 मिनट का इस टाइम फ्रेम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, हम 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यह हम अगले हफ्ते से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 1 मिनट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 मिनट का, 5 मिनट का। जो ऑड नंबर रहता है सिर्फ उन्हीं टाइम फ्रेम्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 15 मिनट 5 मिनट के बाद, उसके बाद डायरेक्ट आएगा हमारा 1 डे, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 डे। उसके बाद है 1 वीक, पूरे एक हफ्ते का कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं हम। उसके बाद है 1 मंथ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट लेवल जो होता है वो डेली में आप किसी भी कैंडल को यहाँ पे जब देखते हो, आप समझ लीजिए ये वाली कैंडल 2 फरवरी की, ठीक है। 5 मिनट में जब मैं उस चार्ट को ओपन करता हूँ, 5 मिनट के अंदर उस चार्ट को जब मैं ओपन करता हूँ तो वहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि किस कैंडल ने बॉटम बनाया दिन का और किस कैंडल ने टॉप बनाया उस दिन का, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें, इस कैंडल में बॉटम बना पूरे दिन का यहाँ पर, और यहाँ पे जो है टॉप बना। उसके बीच में ये फर्स्ट वाली कैंडल छोड़ दीजिए 5 मिनट की, और ये जो आखिरी वाली जिस कैंडल ने टॉप बनाया होगा उस कैंडल को भी इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर हम कैंडल उसके बीच में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो मेरा कर्सर है, जब मैं कर्सर यहाँ वॉल्यूम पे ले जाऊँगा तो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम 575 ये, उसके बाद यहाँ पे 661, ये वाला वॉल्यूम हमें सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसको मार्क कर लेंगे हम। अप ट्रेंड में जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव होता है तो वो जो कैंडल रहेगी वॉल्यूम वाली उसका बॉटम मार्क करेंगे, ठीक है। वो हमारा सिग्निफिकेंट लेवल रहेगा जिसके बेस पे हमें आगे बहुत सारी चीज़ों को वर्क करना है। तो ये सिग्निफिकेंट लेवल मार्क करना आप कल से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो रिएक्शंस होने वाली है स्टॉक्स की उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक्सिस बैंक पूरा दिन इस लेवल के ऊपर खुला, ऊपर रहा, और क्लोजिंग में जो है इसी लेवल पे आके क्लोज हो चुका है, मतलब उसके नीचे आके, ठीक है। तो टारगेट जो होता है हमारा, हम एंट्री बना लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो हमें टारगेट को ही चूज़ करना होगा, ठीक है। तो उस टारगेट को हमें पकड़ने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए, या फिर हमें हमारा जो एग्जिट रहेगा वो किसी टारगेट पे रहेगा स्पेसिफिक, तो वो टारगेट जो रहेगा वो कोई हमारा सिग्निफिकेंट लेवल हो सकता है, किसी दिन का कोई कैंडल, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट लेवल है, इसको वॉल्यूम के ज़रिए मार्क किया जाता है। बिना वॉल्यूम के सिग्निफिकेंट लेवल हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम
जिगजैग जो होता है उसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे थोड़ी। यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड बना है, राइट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टॉक उठा है। उसके बाद यहाँ तक बॉटम बना है। उसके बाद यहाँ तक छोटे मोटे दो दो एक एक दिन का जो ट्रेंड रहेगा ना उसको इग्नोर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ से स्टॉक यहाँ तक उठा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा। ये 3 दिन का है, लोअर लो 3 दिन बना है, तो ये यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कम से कम 2 दिन का रहेगा ना उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 दिन का जो ट्रेंड रहेगा उसको इग्नोर करिए। कम से कम 3 दिन लो बने होंगे, वही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मेजर ट्रेंड हम ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ। अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, हमें पता नहीं कि आगे कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। मतलब एक अभी इस ट्रेंड के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये देखिए कि ये जो बॉटम है दोस्तों, ये वाला बॉटम देखिए, ठीक है। ये बॉटम यहाँ पे बना है, ये बॉटम यहाँ पे बना है, उसके बाद ये बॉटम यहाँ पे बना है। अब इस तरह के जो बॉटम्स बनते हैं, इस बॉटम्स के अंदर लॉजिक देखिए कि प्राइस ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ उठा है, राइट। प्राइस ऐसे मतलब यहाँ पे ये बॉटम बना, उसके बाद ये बॉटम बना, उसके बाद ये बॉटम बना। अब इसमें लॉजिक ये होता है कि इसको बहुत बारीकी से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए जो 10-10 20-20% के जो मूवमेंट होते हैं स्विंग ट्रेड में, एक 8 दिन 1 वीक का या 2 वीक का जो भी कोई ट्रेड रहेगा 1 मंथ का, तो उसके लिए जो ये स्विंग्स रहेंगे ना, इन स्विंग को हमें इस्तेमाल करना है। मेरी सब लोगों से गुजारिश है और वार्निंग है कि 3 महीने के दौरान मेरे कहे बिना कोई भी 2000 से ऊपर अपने अकाउंट में फंड नहीं रखेगा, और कोई रखता भी है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, ठीक है। अगर कोई 2000 से ज़्यादा अपने अकाउंट में फंड रखता है और वो कोई लॉस कर देता है लाखों रुपया या फिर 10,000 50,000 1 लाख 10 लाख, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेरी नहीं रहेगी। क्योंकि पूरे क्लास के दौरान मैं आपको बहुत बार ये चीज़ कहूँगा कि अपने अकाउंट में प्रैक्टिस के दौरान जो है सिर्फ 2000 फंड रखिए। 2000 का जब तक आप 2500 3000 नहीं बना लेते तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और उसके बाद जो है आप लोगों को आगे मनी मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम आगे सिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल 2000 का 3000 बना के दिखा दीजिए, ये सब सीखने के बाद। अभी शुरू में ही जो चीज़ें नज़र आती है, कोई उसकी तरफ अगर अट्रैक्ट हो जाता है, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके बड़ा पैसा लगाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा लग जाता है कि यार हमने जो सीखा है बहुत सीख लिया, शायद इससे ऊपर मार्केट में कुछ हो ही नहीं सकता। इस भ्रम में मत रहिए। मार्केट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बाल सफ़ेद हो जाते हैं सर, ठीक है। हर इंसान की साइकोलॉजी समझने की और इमोशंस कंट्रोल करने की जो पावर होती है वो एक तरह की नहीं होती है। तो बहुत सारी और भी चीज़ों को मिक्सअप करना होता है, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम इतना ही नहीं होता। और इसके अंदर आप कितना भी परफेक्ट तरीके से किसी भी लेवल्स को निकाल लेते हो या फिर ट्रेड ट्रेड ले लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड ले लिया और आप स्पेसिफिक टारगेट तक रुकने वाले हो। तो क्या होता है कि आप टारगेट से पहले एग्जिट कर जाते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है नए लोगों के साथ। तो हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ काम करना है, इसलिए टारगेट पे डटे रहिए और पेशेंस भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जब लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं हम, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो पोजीशंस बनाते हैं उसके लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए। इंट्राडे में कम से कम आपको 2-3 घंटे तो वेट करना ही पड़ेगा, या फिर एट द मार्केट एंड तक।
तो ये जो स्विंग्स बनते हैं यहाँ पे, ये बॉटम जो है, ये बॉटम है मतलब यहाँ पर बना है, ये बॉटम यहाँ पे बना, उसके बाद ये बॉटम यहाँ पे बना, ये बॉटम यहाँ पे बना। क्या किसी को ये नज़र आ रहा है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो प्राइस यहाँ तक गया, हमें पता नहीं था कि प्राइस यहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। अभी ये मानकर चलिए कि हमें पता नहीं कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। प्राइस फिर नीचे गिरा, इस एक ही बॉटम को लेने के बाद हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे क्या हो सकता है। हमें पैटर्न और स्ट्रक्चर को बनने के लिए हमें थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, एक स्विंग बनाएगा ब्यूटीफुल तरीके से इस तरह से, वो स्विंग बनने के बाद जब प्राइस नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद प्राइस को, ये जो लो है दोस्तों, ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब ये फर्स्ट वाला जो बॉटम बना है, जो लो बना है, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, तो हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। हम फिर अगर बाइंग के लिए हमें पोजीशंस बनानी है तो क्या, अरे यार नेट खत्म हो गया, ज्वाइन कर जल्दी, चालू कर। आपका वीडियो चालू रहता है? सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो गई थी। माफ़ी चाहूँगा थोड़ी। ठीक है, 1-2 मिनट इंतज़ार करते हैं, सबको ज्वाइन होने देंगे पहले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो गई, इसलिए जूम से एग्ज़िट हो गया ऑटोमेटिकली। अपना वीडियो ऑफ रखिए सब लोग। ठीक है, तो सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट के अंदर जो zigzag होते हैं, जो स्विंग्स बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो इन चीज़ों को किस तरह से नेचुरली, किस तरह से ये चीज़ें क्रिएट होती है, हमें वो यहाँ पर देखना है। तो ये जब पहला बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पे टॉप बना, ठीक है। फर्स्ट बॉटम इट मीन्स सपोर्ट, ये टॉप बना, मतलब ये रेजिस्टेंस। उसके बाद ये सेकंड वाला बॉटम बना। अब यहाँ पे लॉजिक है, जब ये फर्स्ट ट्रेंड बना, उसके बाद यहाँ पे बॉटम छूटा, उसके बाद ये टॉप बना, ठीक है।
फर्स्ट बॉटम, ये वाला सेकंड बॉटम और ये वाला थर्ड बॉटम, ठीक है। बहुत बारीकी से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने जो बॉटम्स मार्क किए हैं सबको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट बॉटम बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। प्राइस उस रेजिस्टेंस को बनाने के बाद हमें ये प्राइस जब वहाँ से नीचे गिरा तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है जब प्राइस इस बॉटम पर आ चुका था। मतलब प्राइस ऊपर से जब नीचे गिर गया तब हमें ये पता चल गया कि अब यहाँ पे एक टॉप फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला टॉप हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक टॉप बन गया। तो ये टॉप हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद देखिए ये जो बॉटम बना, सेकंड वाला बॉटम, इज दिस फर्स्ट बॉटम एंड इज दिस सेकंड बॉटम। ये जो सेकंड बॉटम बना, उस बॉटम के बनने के बाद देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर घूम गया। मतलब पहला जो बॉटम है उसको प्राइस ने टच भी नहीं किया, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं किया, प्राइस ऊपर से ही घूम गया। इसका मतलब प्राइस यहाँ से जब घूमा, यहाँ से घूमकर जब प्राइस ने इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मतलब ये पहला वाला जो टॉप है उसको जब ब्रेक किया, तब हमें ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर सेकंड बॉटम बन चुका है, ठीक है। अब प्लीज़ अपना माइक, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, प्लीज़ अपना माइक म्यूट पर रखिए प्लीज़। तो यहाँ पर जब सेकंड बॉटम बना तो हमें कब पता चला सेकंड बॉटम बना है, जब प्राइस यहाँ से घूमकर इस फर्स्ट टॉप को ब्रेक कर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरा, मतलब सॉरी, दूसरा टॉप बना, यहाँ पर दूसरा टॉप बना, ठीक है। आप इसको देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से अच्छे से। तो वो दूसरा टॉप जब यहाँ पर बना, तो ये दूसरा, ये चार्ट में आप लोगों को ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये दूसरा टॉप बना, उसके बाद जब प्राइस नीचे गिरा, दूसरा टॉप बना कैसे, फर्स्ट टॉप बनने के बाद प्राइस ऊपर जाके जब नीचे गिरा तो उसने फर्स्ट टॉप है सॉरी फर्स्ट बॉटम ब्रेक नहीं किया। प्राइस ऊपर गया तो फर्स्ट बॉटम को ब्रेक किए बिना प्राइस को नीचे गिरना चाहिए था या नहीं? नहीं गिरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट बॉटम को प्रोटेक्ट रखा था, फर्स्ट बॉटम ब्रेक नहीं किया, इसीलिए जब फर्स्ट टॉप बनाकर नीचे गिरा तो फर्स्ट बॉटम ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से जब घूम गया तो 100% ये फर्स्ट टॉप जो है वो ब्रेक होगा। हम ये प्रेडिक्शन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी भी स्टॉक्स के अंदर किसी भी प्राइस को रीड करने के लिए हम ये पहली चीज़ जो है इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट बॉटम ब्रेक नहीं हुआ, जब फर्स्ट बॉटम बना उसके बाद जो फर्स्ट टॉप बना, तो फर्स्ट टॉप बनने के बाद जो सेकंड बॉटम बन रहा है वो इस फर्स्ट बॉटम के ऊपर है। तो जब प्राइस वहीं से ऊपर से घूम जाएगा फर्स्ट बॉटम को ब्रेक ना करते हुए, तो प्राइस जब ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टॉप जो है, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बनता है, टॉप बॉटम जो होते हैं उनको रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहा जाता है यहाँ पर हमारी भाषा में। तो वो टॉप जो है वो रेजिस्टेंस जो बना है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक होगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा हम ये बाद में किसी और लेवल्स को निकाल कर हम इसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल अभी सिर्फ स्विंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। जब प्राइस ये फर्स्ट टॉप ब्रेक कर देगा तो प्राइस यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, राइट।
जब दूसरा रेजिस्टेंस बना तो दूसरा रेजिस्टेंस बनने के बाद जब प्राइस नीचे गिरा तो प्राइस नीचे गिरने के बाद प्राइस ने जो है वो सेकंड वाला, अभी फर्स्ट वाला बॉटम इसको भूल जाइए और इस टॉप को भी भूल जाइए। अब हम जो करंट ट्रेंड छूटता है पीछे, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। हाँ, उसके पीछे जो है उन चीज़ों को देखना नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो हमें पहले ही पता चल जाती है कि पहले क्या हो चुका है। तो करंट चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, ना कि उससे पहले जो चीज़ें बीती है उसके ऊपर। अभी फर्स्ट बॉटम को यहाँ पे इग्नोर कीजिए, ये सेकंड बॉटम है। तो जब ये सेकंड थर्ड बॉटम बनाने के लिए नीचे आ रहा था, मतलब सेकंड टॉप यहाँ पे जब बना, वहाँ से प्राइस जब नीचे गिरा तो थर्ड बॉटम जो बना ये सेकंड बॉटम से ऊपर है, राइट। तो सेकंड बॉटम से ऊपर है, इसका मतलब अब जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो ये फर्स्ट बॉटम तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब ये ऊपर जाकर जो है ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस जो है टॉप है वो ब्रेक करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। हाँ, तो मैं एक एक चीज़ दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत बारीकी से समझ में आए। तो ये जो स्विंग्स होते हैं, ये जो जिगजैग मेथड होता है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर एक जिगजैग मिलता है, देखो ये वाला। इसको ड्रॉ करोगे ना तो कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ये देखिए, मतलब ये जिगजैग जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैन्युअली, उसी के जैसे ड्रॉ होते हैं, लेकिन ये उतने परफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं होते, ठीक है। बहुत से अंदर जो बीच में जो जिगजैग्स होते हैं वो छूट जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो उन जिगजैग्स का, इंडिकेटर वाले जिगजैग का इस्तेमाल हमें यहाँ पे नहीं करना है। मैनुअल तरीके से हमें यहाँ पर स्टॉक्स को फिल्टर करना है, मतलब एनालाइज करना है। तो जब ये बॉटम बना, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया तो हमें पता नहीं है कि अभी जो तीसरा टॉप बनने वाला है वो कहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। जब प्राइस नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन जब प्राइस लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि प्राइस नीचे गिरने वाला है, ठीक है। या फिर रिवर्सल के मैंने जो कल आप लोगों को चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैच होनी चाहिए। मतलब स्विंग्स के अंदर भी रिवर्सल कहाँ से हो रहा है, इन चीज़ों को समझने के लिए पहले स्विंग को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक परफेक्ट टारगेट लेने के लिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फिर फ्यूचर का कोई ट्रेड हो, ऑप्शन का कोई ट्रेड हो, आपको हर चीज़ के साथ आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा उसको रख के चलना है। आपके स्टॉप लॉस के पास अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई है, आपके स्टॉप प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिरता है, आपके स्टॉप लॉस के पास आता है, तो ये मत सोचिए कि स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे ले लो। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग स्टॉप लॉस के साथ पैसा बचाएंगे तो आने वाले वक्त में उसी से सीख कर जो स्टॉप लॉस जाएगा उतने से थोड़े लॉस के अंदर आप बहुत बड़ी चीज़ें सीख पाएंगे, मतलब मार्केट में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये जिगजैग वाला जो मेथड है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ इसी चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हमने अभी आगे तो हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो एकदम से आकर ऐसे ये बॉटम ब्रेक कर सकता है, ठीक है। एक ही दिन में नहीं, लेकिन ऐसे प्राइस मूवमेंट जो है, स्ट्रक्चर जो है, इस तरह से भी बन सकता है, जो कि हमें इस पूरे ट्रेंड के अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। एक ब्यूटीफुल तरीके से हायर हाई बॉटम्स बने हैं और हायर हाई टॉप्स बने हैं, और उसी के साथ जो है प्राइस एक अप ट्रेंड में हमें यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो प्राइस इस तरह से अगर बॉटम ब्रेक कर जाता है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस एकदम से ये प्राइस जो फर्स्ट ये जो बॉटम रहेगा, अभी इस स्विंग के अंदर ये वाला फर्स्ट बॉटम है, राइट। जब वो बॉटम एकदम से ब्रेक हो जाएगा तो प्राइस इस तरह से नीचे नहीं गिरेगा। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती हमें, अगर हमारा कोई ट्रेड स्विंग में लिया हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किस तरह से होगा दोस्तों, प्राइस ऐसे गिरेगा, इस बॉटम को ब्रेक किए बिना प्राइस यहाँ से ऊपर घूमेगा, ठीक है। प्राइस ऐसे ऊपर घूमेगा और ये जो टॉप है वो टॉप ब्रेक ना करते हुए प्राइस ऐसे आकर फिर बॉटम ब्रेक करेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे लॉजिक देखिए कि अब प्राइस नीचे गिर चुका है, ठीक है, ये मानकर चलिए। यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा बन चुका है। अब तीसरा रेजिस्टेंस जब यहाँ पर बन चुका है और प्राइस जब नीचे गिर चुका है तो प्राइस नीचे किस तरह से गिरता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बिहेव करता है। स्ट्रक्चर जो बनता है वो इस तरह से बनेगा। इसके अलावा जिगजैग के अंदर जो है, मार्केट के अंदर जो है, चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। अंदर जो नॉइस रहेगा उसको इग्नोर करिए। किसी भी चार्ट के अंदर इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपको पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसको पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो बीच में हाई वॉलेटाइल कैंडल्स होती है, इनसाइड कैंडल्स होती है, उस नॉइस को हटाकर हमें एक क्लियर ट्रेंड को ड्रॉ करना है पहले, और उसके बाद उन स्विंग्स को समझने की कोशिश करनी है। तो प्राइस जब ये बॉटम ब्रेक करेगा, अब ऊपर से प्राइस नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये बॉटम अगर ब्रेक नहीं करता है, ये वाला बॉटम अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिरने के बाद ये तीसरा वाला बॉटम ब्रेक नहीं करता, तो प्राइस ऊपर जाने के बाद ये टॉप ब्रेक कर जाता है। फिर टॉप ब्रेक नहीं भी करता तो प्राइस नीचे गिरने के बाद ये जो बॉटम बना के जाता है नया बॉटम, उस बॉटम को ब्रेक करने के बाद ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो ये डाउन साइड का और अप साइड का, ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स जो है आप लोगों को इसके अंदर मैंने समझाया है एक ही चार्ट के अंदर। तो प्राइस इस तरह से नीचे फॉल करेगा और प्राइस का मूवमेंट और प्राइस की जो बिहेवियर होती है वो इसी तरह से वर्क करती है, इसी तरह से पैटर्न्स बनते हैं और स्ट्रक्चर के साथ इसी तरह से पैटर्न्स बनते हैं, और उन्हीं पैटर्न्स को हमें स्ट्रक्चर के साथ मैच करने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे प्राइस नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इतने सही तरीके से या फिर इतने परफेक्ट तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी आसानी से। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। एक ही चार्ट के ऊपर इस चीज़ को दिखाने भर से आप लोग परफेक्ट नहीं बन जाओगे। इसके अंदर आप लोगों को बहुत से चार्ट्स को खोलकर देखना पड़ेगा, उनके ऊपर स्विंग्स को मार करके देखना पड़ेगा, और इस तरह के जो फ्रेश बॉटम स्टॉप्स बनते हैं जहाँ पर कहीं वॉलेटिलिटी कम ज़्यादा हो जाती है, उन चीज़ों को इग्नोर करके जो फ्रेश ट्रेंड बनते हैं उनको मार्क करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इनके अंदर वॉल्यूम का क्या महत्व होगा वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है सिर्फ ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए, जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसके बेस के ऊपर किसी का अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकता है, ताकि उसको अभी क्लियर कर सकें हम, ठीक है। हेलो, इसके ऊपर अगर, जी, हाँ, कोई सवाल है तो करिए प्लीज़। हेलो हेलो हाँ प्रवीण जी बोलिए। सर, ये जो तीसरा जो बॉटम है, हाँ। तीसरे बॉटम को अगर अगर प्राइस नीचे अगर तोड़ के नीचे अगर आ जाता है, हाँ। ठीक है, उसके बाद वो डबल टॉप क्रिएट करेगा या फिर टॉप के नीचे से ही प्राइस नीचे आ जाएगा सर? मतलब ये टॉप ना बनाते हुए ऐसे सीधे प्राइस नीचे चला जाएगा, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, आपने जो बताया
हाँ, टॉप को टच करेगा, टॉप डबल टॉप बनाएगा कि या टॉप से ही नीचे ही प्राइस नीचे आ जाएगा सर? नहीं सर, वो डबल टॉप डबल बॉटम वाला मेथड जो होता है उसमें क्या होता है अक्सर कि बहुत बार ऐसे होता है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं कि उसके अंदर क्या होता है सर। ये ऐसे प्राइस गया, ये नीचे आया, फिर ये ऐसे ऊपर गया, ठीक है। यस यस। तो मैंने ऐसा यहाँ पे फॉर्म नहीं किया, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, और प्राइस यहाँ से, ठीक है थोड़ा ये गलत हो गया, ऐसा होता भी है, लेकिन ये पहला टॉप है, उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आएगा। ओके। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, मतलब सॉरी डबल टॉप बन गया यहाँ पर। यस यस। तो हाँ। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पहला वाला जो टॉप है ना, उसको दूसरे वाले सेशन में क्या करता है, दूसरी बार जो प्राइस ऊपर जाता है तो ये पहला वाला टॉप ब्रेक करके भी नीचे आ जाता है। लेकिन वो क्या करता है, जब प्राइस ऐसे नीचे गिरेगा तो ये बॉटम ब्रेक कर सकता है, ये वाला सपोर्ट, ओके। हाँ। ये वाला सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, प्राइस जो है किसी भी हाल में उस बॉटम को रिटेस्ट करने के लिए ऐसे जा सकता है और फिर ऐसे गिरेगा। ओके ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस सीधा ऊपर चला जाए ओके। और फिर या ऐसे नीचे आकर लो ब्रेक कर जाए ये वाला। हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं अक्सर कि प्राइस जब नीचे गिरता है अपने किसी क्वालिटेटिव लेवल से, तो हम ये सोचते हैं कि प्राइस उसके एक सिग्निफिकेंट एरिया तक ही, मतलब किसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने के बाद वहाँ तक ही रिटेस्ट करने जाएगा। ओके। तो रिटेस्ट कभी कभी होता नहीं है, उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला जाता है, और जो पिछला वाला जो टॉप होता है उसको ब्रेक किए बिना प्राइस अगर नीचे घूमता है तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड हम वहाँ से लेना पसंद कर सकते हैं, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के, ओके। ठीक है। ओके। तो अगर आप ओके थैंक यहाँ यू। से ट्रेड बना लेते हो, समझो यहाँ से, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि यहाँ पर टॉप फाइन मतलब क्रिएट हो, उसके बाद उसी टॉप का आप स्टॉप लॉस लगा सको। अगर आप इस केस में यहाँ पे सेलिंग बना लेते हो तो प्राइस का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना पड़ेगा सर आपको, इस टॉप के ऊपर जो कि बहुत दूर है। ओके। तो जब प्राइस आपको किसी मेजर बॉटम या टॉप के पास मिलता है ब्यूटीफुल स्विंग्स के आसपास, तब ओके। आप उस चीज़ में क्या करिए, आप वहाँ पर उसको ट्रैक करना पसंद करें। तो जब ओके। ये टॉप फर्स्ट ब्रेक हो गया, तो हमारे केस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जब प्राइस ऊपर गया तो ये टॉप नहीं ब्रेक किया, इसको डबल टॉप ही ओके। कहेंगे हम, लेकिन हमारी भाषा में डबल टॉप या डबल बॉटम हम वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। ओके। हम स्विंग्स और सिर्फ टॉप और बॉटम्स इन चीज़ों का ही हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे डबल बने, ट्रिपल बने, या चार बने, या 10 बने, वो उस तरह के हम यहाँ पे जो वो नाम है वो किसी तरह के नाम यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। जो मारू बोजू कैंडल होती है, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग होती है, पिन बार होता है, ठीक है। कैंडल स्टिक में वो नाम होते हैं ना शायद, बहुत से कैंडल के, मतलब हाँ हाँ। हर कैंडल को अलग अलग नाम होता हाँ है। भैया। तो वो उन कैंडल का सिर्फ नाम याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक ओके। है। अभी ओके ये, थैंक यू सर। हाँ ओके, जो इनसाइड कैंडल बनता है उसको कुछ और नाम है शायद क्रोम की डिक्शनरी में। तो क्रोम पे आप कोई चार्ट अगर ओपन करते हो, स्टॉक मार्केट की कोई चीज़ें ओपन करने की कोशिश करते हो, तो बहुत सारे जिग्जैक्ट अगर समझना चाहते हो तो बहुत सारे टाइप्स के चार्ट्स आपको खुल के आ जाएंगे, लेकिन किसी तरह का कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ देखने भर से कुछ नहीं होता सर। आपको यहाँ पर परफेक्ट तरीके से समझाने वाला चाहिए। सिर्फ चीज़ों को बाईपास तरीके से ढूंढ लेने से उसके ऊपर महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। वो बाईपास बना कैसे है वो चीज़ें समझाने वाला यहाँ पर इंजीनियर चाहिए, राइट। तो इसके ऊपर और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सॉरी बट मैं हर क्लास जो होगा उसके दूसरे या तीसरे दिन जो है वो 2 दिन पहले का भी कोई सवाल कर सकता हूँ, तो उस सवाल को याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को।
मतलब ये जो हमारे क्लास सेशंस हो रहे हैं, इनके अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसके ऊपर सवाल जो करूँगा, मैं आपको होस्ट भी बनाऊँगा किसी को, बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी। तो उसको प्लीज़ आपको बहुत बारीकी से और ध्यान लगाकर उसको आप सब लोगों के सामने उन चीज़ों को रखना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है? जिस तरीके से भी आप समझा सकते हो अपने तरीके से समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं ये मुझे भी पता चलेगा। ठीक है? सिर्फ आप लोग हाँ बोल दोगे तो सिर्फ उतने भर से मैं ये नहीं समझ जाऊंगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। और आज क्लास का दूसरा सेशन है। अगर अपने फैमिली मेम्बर में, अपने रिलेटिव्स में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी हमारी क्लास में अगर जुड़ना चाहता है फ्री में सीखने के लिए, तो उनका स्वागत है, आप उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मंडे से जो क्लास शुरू होगा वो सीरियस क्लास शुरू होगा, उसके बाद कोई भी नया स्टूडेंट यहाँ पे लिया नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जिगजैग जो है आज हमने जो पढ़ा है इसको समझने की कोशिश करिए पूरी तरीके से। आप लोगों के लिए एक टास्क दे देता हूँ। आपको क्या करना है, हम जिस स्टॉक्स के अंदर पैसा बनाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर चीज़ों को, जो भी हम जिन चीज़ों के साथ काम करना पसंद करेंगे वो चीज़ें रहेंगी। आप लोगों को एनएससी की वेबसाइट खोल लेनी है। एनएससी की जब वेबसाइट खोलोगे आप, तो आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को एक एक्सेल सीट है मेरे पास बनी हुई वो भेज दूंगा, लेकिन वो चीज़ मैं आपको पहले यहाँ पे समझा दूँ। आपको यहाँ पे एनएससी पे जाने के बाद मार्केट डाटा दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको मार्केट डाटा यहाँ पे। यस। तो मार्केट डाटा में जाने के बाद यहाँ पे इंडाइसेस है, इंडाइसेस में जाइए। इंडाइसेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, उसमें फर्स्ट रो में ही क्या है, निफ्टी 50। ठीक है? निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 के अंदर जो है वो मैं जब आप लोगों को पूछूंगा अगले मतलब नेक्स्ट मंथ से या फिर 15 दिन के बाद कि XYZ स्टॉक का नाम जब लूंगा मैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस ब्रॉड मार्केट का इंडाइसेस है, मतलब स्टॉक है, तो आपको तुरंत वो याद होना चाहिए कि ITC जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है, SBI जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है, या फिर हीरो मोटोकॉर्प जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है, या फिर डिविज लैब जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है। ठीक है? तो ये ब्रॉड मार्केट के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं, तो इनको एक बारी रिवाइज कर लेना है, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद हमें कौन सी चीज़ देखनी है, उसके बाद ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस के नीचे आना है, थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करके, यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस आपको नज़र आएगा। ठीक है? यहाँ पे सबको सेक्टोरल इंडाइसेस नज़र आ रहा है। तो ये सेक्टोरल इंडाइसेस जो है उस वो निफ्टी 50 के नीचे है, इसका मतलब उसके अंदर इनके अंदर की चीज़ें आती है। ठीक है? अब सेक्टोरल इंडाइसेस में से मैं निफ्टी बैंक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जब मैंने निफ्टी बैंक ओपन कर लिया तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि पूरे स्टॉक्स कितने हैं। यहाँ पर नज़र आएगा आपको एडवांसेस 2, डिक्लाइंसेस 10 एंड अनचेंज्ड 0, इसका मतलब 12 स्टॉक है। तो ये 12 स्टॉक किसके अंदर है, निफ्टी बैंक के अंदर। सेक्टोरल इंडाइसेस जो है निफ्टी बैंक, उसके अंदर ये 12 स्टॉक हमें मिलेंगे। सॉरी। तो उसके अंदर जो ये स्टॉक्स मिलेंगे, तो उसमें देखिए ये SBIN, ये ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस जो है हमारा निफ्टी, SBIN जो स्टॉक है वो निफ्टी 50 के अंदर है। उसके बाद ICICI बैंक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर है। उसके बाद एक्सिस बैंक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर है। HDFC बैंक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आता है। इंडसइंड बैंक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आता है। कोटक बैंक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आता है। ठीक है? तो इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 12 स्टॉक्स के अंदर सिर्फ 6 स्टॉक है जो निफ्टी 50 के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है?
क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है? यस। हाँ, तो इसको बहुत बारीकी से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर। और उसके बाद देखिए सेक्टोरल इंडाइसेस के अंदर निफ्टी ऑटो को खोल लेंगे हम। निफ्टी ऑटो को जब खोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी ऑटो के अंदर है एडवांसेस में 7 नज़र आ रहे हैं, डिक्लाइंसेस में 8, अनचेंज्ड में 0 है। 7 और 8 15 स्टॉक है निफ्टी ऑटो के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर के सारे स्टॉक्स जो है निफ्टी ऑटो जो सेक्टर है इसके सारे स्टॉक निफ्टी 50 मतलब लार्ज कैप के अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अंदर हीरो मोटोकॉर्प जो है वो लार्ज कैप का स्टॉक है, मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक है। बजाज ऑटो निफ्टी 50 का स्टॉक है। मारुति निफ्टी 50 का स्टॉक है। आयशर मोटर जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है। उसके बाद टाटा मोटर जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है। बस नीचे होगा कोई, हाँ टाटा मोटर्स हो गया। और उसके बाद जो है M&M, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरह से ज़बानी आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है, वो फट से आपको याद होना चाहिए। क्योंकि आप जब इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि किस सेक्टर का स्टॉक है और किस ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस का स्टॉक है, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ एक चार्ट को खोल के आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको तुरंत उस सेक्टर को भी सामने रखना है। या फिर कोई स्टॉक आपके रडार में आ जाता है, आपके पिक लिस्ट में है, मतलब वॉच लिस्ट में, तो उसका सेक्टर आपको पढ़ना है, उसका ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस आपको पढ़ना है और हमको यहाँ पे कोरिलेशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। एक्सिस बैंक निफ्टी बैंक का स्टॉक है, ठीक है। एक्सिस बैंक जो है वो निफ्टी बैंक का स्टॉक है। उसके बाद उसके अंदर दूसरा स्टॉक्स कौन सा आता है? SBIN, ठीक है। ICICI बैंक, तो ICICI बैंक को खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पे ICICI बैंक देखिए, क्या आपको नज़र आ रहा है कि एक्सिस बैंक में जो स्ट्रक्चर बना है, पैटर्न बना है, क्या बिल्कुल उसी तरह का कोई पैटर्न यहाँ पर है? नहीं है, राइट। उस तरह का कोई पैटर्न या स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर पैटर्न जो है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे। एक्सिस बैंक में जो है ये फर्स्ट वाला बॉटम ब्रेक नहीं हुआ था, जो कि ICICI बैंक में ये फर्स्ट वाला बॉटम ब्रेक हो चुका है। उसके बाद प्राइस यहाँ से और अभी यहाँ पर खड़ा है, मतलब अभी पता नहीं ऊपर भी जा सकता है। तो ये करंट ट्रेंड जो है हमें पता नहीं है कि प्राइस कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉटम यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? वो बॉटम ब्रेक हो चुका है। अब देखिए जब ये फर्स्ट वाला बॉटम बना, उसके बाद प्राइस जब ऊपर गया, प्राइस ऊपर से रेजिस्टेंस बना के जब नीचे गिरा, तो नीचे गिरने के बाद उसने क्या किया, फर्स्ट वाला बॉटम ब्रेक कर दिया। फर्स्ट वाला बॉटम ब्रेक किया, फिर उसके बाद प्राइस जब ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, इस बॉटम को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उस बॉटम को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, प्राइस को इस तरह से ऊपर जाके वो टॉप ना ब्रेक करते हुए ऐसे नीचे गिरना चाहिए था, यस यस, बरोबर है सर। राइट। तो प्राइस ऐसा हुआ नहीं, इसके अंदर ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो अभी हमें इसके अंदर जो है इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्राइस जब ये फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर ब्रेक हो चुका है, तो शायद ये जो प्राइस है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आना चाहिए था। ये जो प्राइस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, उस लेवल पर प्राइस को यहाँ पर आना चाहिए था। और फिर यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता, रेजिस्टेंस को जब प्राइस टच कर जाता है, तो वहाँ से एक नई मूवमेंट शुरू कर देता है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ही प्राइस लटका पड़ा है,
तो एक नया फ्रेश ट्रेंड बनने की उसके अंदर संभावना नहीं है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को प्राइस टच करना चाहिए ताकि ब्यूटीफुल तरीके से एक मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सके अप ट्रेंड के अंदर। तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो ब्रेक होने के लिए, तो रेजिस्टेंस ब्रेक किस दिशा में होंगे, कोई बता सकता है मुझे? रेजिस्टेंस जो ब्रेक होंगे वो किस दिशा में होंगे? अपसाइड में। राइट। तो रेजिस्टेंस जो है वो अपसाइड में ब्रेक होंगे हर बार। ठीक है, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि जब भी किसी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस बनेगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, प्राइस नीचे गिर सकता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस को जब प्राइस ब्रेक करके नीचे गिरेगा तो उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में सॉरी ऊपर जाएगा तो सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा। और किसी सपोर्ट को अगर गलती से प्राइस ऊपर ब्रेक कर जाता है तो ऊपर ब्रेक करके जब प्राइस उसके बाद जब नीचे गिरता है तो वो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस बना है, अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस के नीचे गिर जाता है, ठीक है, ये रेड वाली लाइन मार्क की है हमने, उसको हम ग्रीन कर लेंगे अभी फिलहाल, और प्राइस यहां पर है। ठीक है, अभी ये सपोर्ट है हमारे पास, राइट। तो प्राइस जब नीचे गिर जाएगा तो ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से मार्केट में ये चीज़ें वर्क करेंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत बार, और उस चीज़ों को हमें याद रखना है कि पहला सपोर्ट बना वो जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फर्स्ट सपोर्ट के मुकाबले जो है वो रेजिस्टेंस जो है, पहले जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस के मुकाबले वो जो सपोर्ट बना है वो स्ट्रांग हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, ये फर्स्ट पहले सपोर्ट था तो प्राइस नीचे गिरकर जब ऊपर जाएगा तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है, और प्राइस इस तरह से उस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके नीचे गिर जाएगा। जब इस एरिया में इस तरह से कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है प्राइस नीचे आने के बाद, तो प्राइस इस तरह से स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉर्म होगा। ठीक है, तो अभी प्राइस सपोर्ट के ऊपर से ना घूमते हुए प्राइस ऊपर से ही यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है। तो आज तो लो ब्रेक किया है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस जिगजैग मेथड का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब जो ये बनते स्विंग्स हाई लो बनते हैं उनको हमें बारीकी से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हर स्टॉक्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनेंगी। अभी आज के दिन में ही देख लेंगे कि ICICI बैंक में क्या हुआ है। कोरिलेशन का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, ठीक है, एक दिन की कैंडल ले रहे हैं हम, ये कल का दिन है जिसका टॉप और लो मैंने मार्क किया। ठीक है, कल के दिन में क्या हुआ इसको 5 मिनट में लेकर देखते हैं थोड़ा। अभी कल के दिन का जो लो है, ठीक है, सबको नजर आ रहा है चार्ट है 5 मिनट का। तो ये कल के दिन का जो लो है ये कैंडल देखिए यहाँ पर 9:35 की कैंडल नजर आ रही है, जिसने जो है कल का लो टॉप तो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, कल का टॉप जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे 9:35 में इस कैंडल ने लो ब्रेक किया है। अब ये स्टॉक्स किस सेक्टर का है? निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक का ये स्टॉक है। अब निफ्टी बैंक के अंदर लॉजिक देखिए, निफ्टी बैंक ने क्या किया है देखिए, निफ्टी बैंक ने टॉप ब्रेक किया है कल का, और ICICI बैंक जो है
ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस का मतलब है दादाजी, और निफ्टी बैंक जो है, सॉरी, हाँ दादाजी ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। उसके बाद सेक्टोरल इंडाइसेस में जो निफ्टी बैंक आएगा, निफ्टी रहेगा दादाजी, उसके बाद ये है पिताजी, और इसके अंदर जो स्टॉक रहेगा वो सन, ठीक है, उसका लड़का। इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं हम। तो ये यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में टॉप ब्रेक कर चुका है। अब उसी के साथ एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं थोड़ा, एक ही सेक्टर को, और उसी के अंदर जो स्टॉक्स है उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो एक्सिस बैंक को जो कल का दिन है उसको देख लेते हैं, उसका टॉप और बॉटम मार्क करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी जैसे निफ्टी बैंक के अंदर फर्स्ट कैंडल में ही कल के दिन का टॉप ब्रेक हो चुका था, मतलब प्राइस टच हो चुका था। तो एक्सिस बैंक में भी बिल्कुल उसी तरह की चीज़ हुई है, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा था, अब इसके अंदर और भी स्टॉक्स है, मतलब एसबीआई को देख लेते हैं। ये एसबीआई रहा। तो एक्सिस बैंक ने टॉप ब्रेक किया है कल का, निफ्टी बैंक ने टॉप ब्रेक किया है कल का, एसबीआई बैंक ने, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल का टॉप ब्रेक किया है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक अकेला स्टॉक है इस सेक्टर का जिसने टॉप ब्रेक नहीं किया, जिसने लो ब्रेक किया है, राइट। ये कोरिलेशन समझ में आ रहा है। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे ट्रैक करना है, कल के लिए हमें किस स्टॉक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। हम इस तरह से स्टॉक की जो मतलब पिक लिस्ट है वो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे।